अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अमर अकेडमी फ्रॉम ऑर्गन को ऑन एंड बायोलॉजी लर्निंग। आज जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर की बायो का, और उसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा हर आने वाला जो लेसन है वो आपको टाइम पे मिल सके। और वो बच्चे जो कुरान नाजरा तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं, मैं कुरान नाजरे की क्लासेस पे ले रहा हूँ, और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो जो है तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पढ़ना सीख सके। तो चलो बच्चों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, F.Sc की बायो और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टॉपिक है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखें तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 है। 19 पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आज हमने यही टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ पे मैंने दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि सिंपल आपकी हेडिंग भी बनती है, और दूसरा ये है वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ डिस्कस, यानी कि वाटर जो है, पानी जो है वो लाइफ का मीडियम है। इसको डिस्कस करें कि वो किस तरह लाइफ का मीडियम है। तो ये दो चीजें, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आ सकता है इसमें से टॉपिक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आ सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो उसको हेडिंग दी गई है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये पानी की इम्पोर्टेंस बताएगी यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। और सबसे पहले लिखा हुआ है कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ का यानी कि जिंदगी का एक मीडियम है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी जानदार हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ये पानी। इसकी कितनी मिकदार है वो आगे बताई गई है। वो कह रहा है कि इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जी, वो कह रहा है कि ये तकरीबन 65% से लेके 89% तक मौजूद होता है, और इसकी जो परसेंटेज है वो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होती है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% ऑफ वाटर। जो इंसानी टिश्यू होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, उसमें 20% वाटर होता है। आप देखें यहाँ पे 20% है बोन सेल्स में, और इसी तरह आगे देखें 85% इन द ब्रेन सेल्स, और जो हमारा ब्रेन सेल्स है उसमें 85% है। तो मेरीज हो गया, यानी कि बोन सेल्स में इतना कम है और हमारे ब्रेन सेल्स में इतना ज्यादा है। ठीक है, ये वो बता रहा है। नेक्स्ट वो बता रहा है कि ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितने भी हमारी बॉडी में या सेल्स में रिएक्शन होते हैं वो पानी की मौजूदगी की वजह से होते हैं। अगर पानी ना हो तो वो रिएक्शन नहीं कंप्लीट हो सकते। इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस, और ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या चीज है, इसके पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, इसका मीनिंग करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये है कि आपकी बुक में ये वर्ड लिखा जरूर है, लेकिन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, ताकि जो ना वो आपको याद रहे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स टू वर्ड है, ये एक हाइड्रो और दूसरा लाइसिस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, यानी कि पानी की मदद से ब्रेकडाउन करना या होना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द breakdown of the bigger molecule into smaller molecules take place with the help of water, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स पानी की मदद से टूटते हैं और टूटने के बाद वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उस अमल को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसा कि बच्चों आपने अभी पहले कहा कि जितने भी रिएक्शन है वो वाटर की मौजूदगी की वजह से होते हैं। अगर पानी ना हो तो रिएक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे हाइड्रोलाइसिस की वजह से ही होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस आपने अभी कर लिया। अच्छा, आगे है अब माइक्रोमोलिक्यूल। इट आल्सो यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस, और ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है पौधों का खुराक तैयार करने का जो प्रोसेस है। आप पहले भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है। तो उसके लिए जो पानी है, वाटर है, ये एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? रॉ मटेरियल ऐसी चीज होती है जो जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी हो, यानी कि इसके बिना जिंदगी का मुमकिन नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है वो
प्लांट के लिए एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर पानी ना हो तो पौधे कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। और इस पौधे तो क्या बल्कि कोई भी चीज जैसे कि ह्यूमन बीइंग है या दूसरे एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब इसकी इंपॉर्टेंस किस किस हिसाब से है, कैसे कैसे है, वो आगे पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपने सुना होगा कि पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि हर चीज को अपने अंदर सॉल्व कर लेता है। इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है, वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे करता है। तो लिखा हुआ है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। जी वो कह रहे हैं कि पानी जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि इसकी पोलैरिटी बहुत अच्छी है। अब पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी वो होती है जिसके पोल्स हों, और पोल्स होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि एक अपोजिट चार्ज मौजूद हो, उसको हम कहते हैं पोलर। तो पानी के अंदर ये मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि H2O पानी का फार्मूला है। ये एक मॉलिक्यूल है H2 और O, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये पोल बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये पोल की वजह से इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। When ionic substances are dissolved in water, they dissociate in positive and negative ion। और जब हम किसी आयनिक चीजों को डिसॉल्व करते हैं इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा सोडियम क्लोराइड, जो एक आम खाने का नमक होता है। जब खाने के नमक को आप पानी में हल करते हो तो वो हल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पानी के नेगेटिव चार्ज के साथ और साथ प्रोटेक्शन करता है, जबकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो वाटर के पॉजिटिव के साथ और साथ प्रोटेक्शन करता है, और इसमें एक दूसरे का मिक्स हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? चार्ज ग्रुप, उनके ऊपर चार्ज होता है। देयर मॉलिक्यूल दे आर डिस्पर्स इन वाटर। अब उनके ऊपर चार्ज होते हैं, तो चार्ज होने की वजह से क्या होता है, अगर उनको पानी में डाला जाए तो वो पानी में डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, यानी कि इरेगुलर फॉर्म में होना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स। When in solution, ions molecules move randomly। और जब इनका सोल्यूशन बनता है तो वो सोल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली आजादाना मूव कर रहे होते हैं, और कहते हैं उनकी जो पोजीशन है वो इतनी बेटर होती है, ये बेटर पोजीशन टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इतनी बेटर होती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो ये बता रहे नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के साथ। तो आयनिक सब्सटेंसेस का भी आपने पढ़ लिया और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस का भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे, ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज द पोलैरिटी, क्योंकि ये पोलैरिटी पानी की पोलैरिटी की वजह से ही होता है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ द सेल्स अकर इन एक्वस मीडिया, जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडिया में होते हैं, यानी कि पानी की मौजूदगी में होते हैं। इन सेल्स केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड एंजाइम विल वर्क इन एक्वस मीडिया। और रिएक्शन को तेज करने के लिए जो एक चीज है हमारी बॉडी में या सेल्स में, वो है एंजाइम। और एंजाइम को भी अपना काम परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी का माहौल चाहिए होता है। अगर पानी नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज फैट। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे कि फैट्स है, फैट्स है वो पानी में हल नहीं होता। जब वो पानी में हल नहीं होता, इसी वजह से जो है वो सेल की जो स्ट्रक्चर है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सारी चीजें जो फैट से मिलकर बनी हुई है और इस तरह वो पानी के अंदर जो है वो मौजूद रहती है और पानी का सेल की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सच एज फैट्स है आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता, और विद द हेल्प मेंटेन द मेम्ब्रेन विल मेक कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। और इस तरह जो मेम्ब्रेन है वो मेंटेन रहती है और सेल्स का जो हिस्सा है, कंपार्टमेंट है, वो बरकरार रहता है। तो ये सॉल्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी थी। इसी की वजह से सेल्स जो है वो रिएक्शंस भी होते हैं और एंजाइम भी प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, और जो फैट्स होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से सेल की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ये थी। यहाँ पे आपको डायग्राम में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि 1 ये H2O, एक H2O, 2 H2O3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को, ये वीक बॉन्ड है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, इसका मतलब ये है कि वीक बॉन्ड है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े रखता है और पानी बनाता है, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा
इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज भी बनती है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इनको दोनों को जोड़े रखा है। इस तरह इस एक थर्ड और सेकंड के दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते रहते हैं और पानी जो है वो बन जाता है। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और वाटर के दरमियान में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ पे मौजूद है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से इसको शो नहीं किया गया, मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये पानी का मॉलिक्यूल जो है वो काफी स्टेबल है। तो यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है वो जुड़ा होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो बनाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर मैं जो है आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। और इसी तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होती है, इसका आंसर भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, अगर पॉइंट आउट कर ले, आपको बुक में भी है ये। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 सेल्सियस फ्रॉम 15 to 16 सेल्सियस। जी वो कह रहा है कि ऐसी कैलोरीज जो हमें जरूरत होती है पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 सेंटीग्रेड तक, और 1 ग्राम से, जैसे कि अगर 15 सेल्सियस था तो 15 से 16 सेल्सियस हो गया, उसी को हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि कैलोरीज क्या होती है, क्योंकि कैलोरीज जो है वही उसका 1 ग्राम में से 1 टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो अब कैलोरीज क्या होती है, तो कैलोरीज की डेफिनेशन आपकी बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कैलोरीज की डेफिनेशन क्या है। तो कह रहे हैं कि कैलोरी की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि जो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए जो टेम्परेचर या जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं कि वो क्या है, कैलोरी। और 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कैलोरीज इक्वल टू 418 जूल, 418 जूल के बराबर होती है। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन थी कैलोरी की, और ऊपर डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी की। तो इसको आपने याद रखना है, इन डेफिनेशन को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। कैलोरी की डेफिनेशन नहीं दी गई, उसको आप खुद अपने हाथ से बुक के ऊपर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑफ वाटर इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की वो 1 होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी फॉर अब्सॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर। कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है, और इतना अब्सॉर्ब कर सकता है कि अपना जो टेम्परेचर है वो चेंज किए बगैर उसको अब्सॉर्ब कर सकता है। मामूली सा टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन पानी जो हीट हो उसके अंदर होगी वो बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब होगी उसके अंदर। अभी मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बच्चों उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस से, ठीक है, यहाँ से, बल्कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 से लेके तो एंड तक आपने इसका आंसर जो है वो लिखना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अपना टेम्परेचर मामूली सा चेंज किए बिना वो बहुत ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है पानी। ऐसा क्यों करता है, दिस इज बिकॉज, आगे रीजन दी गई है, मच ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। कहते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी क्या है, चाहिए होती है। वाटर जस्ट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, तो क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए क्या करता है, ये टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए काम भी आता है, ये टेम्परेचर को स्टेबलाइजर के काम भी करने आता है, ठीक है। एनवायरनमेंट हैंस द प्रोटेक्ट गिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह क्या होता है कि अगर एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाए माहौल का, एनवायरनमेंट का, तो ये उस क्या करता है कि ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी उसके खिलाफ प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। ये इसका काम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यही है जो, मतलब अगर आप कभी दूध को बॉइल करें या पानी को बॉइल करेंगे, तो बच्चों जो दूध है वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, पानी जो है वो देर से बॉइल होगा। उसकी रीजन ये होती है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर चेंज किए बगैर, ठीक है।
तो ये वो बता रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है कि अगर माहौल में एकदम से चेंजेस आ जाए, एकदम से सर्दी या एकदम से गर्मी आ जाए, तो उस दौरान हमारी जो बॉडी है उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये है कि पानी की वजह से क्या होता है, तो वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तरफ। ये आपके जो पेज नंबर 20 पे है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी हम बात करते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज अब्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड। जी ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। इसको बोल्ड नहीं किया तो ये डेफिनेशन आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपकी बुक में भी लिखी हुई है ये, कि इसको हम कैलोरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस यानी कि शो करते हैं, और ये अब्सॉर्ब करता है पानी को पर ग्राम के हिसाब से। पर ग्राम के हिसाब से अब्सॉर्ब करने के बाद जो एवेपोरेट होता है पानी बुखार की शक्ल में, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 ग्राम ऑफ द स्टीम एट 100 सेल्सियस, कि अगर आपने 1 ग्राम पानी को कन्वर्ट करना है वेपर स्टीम में यानी कि भाप में, तो 100 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वाटर अब्सॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कहते हैं कि पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कितनी होती है, 100 सेल्सियस होती है। ठीक है, बस अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आपसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की सिग्निफिकेंस पूछे कोई, तो उसका आंसर भी बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मैंने रीडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके एंड तक आप इसका आंसर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, यानी कि नोट कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं क्या क्या है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर केजी। यानी कि 1 केजी अगर पानी है उसके अंदर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी होगी, यानी कि वेपोरेट करने के लिए उसको, तो उसके लिए हमें इतनी किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए 1 केजी वाटर को वेपोराइज करने के लिए, which play an important role in the regulation of the heat production by oxidation। कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये ऑक्सीडेशन के दौरान बनने वाली जो हीट होती है उसको ये क्या करता है, उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा किरदार होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, या पढ़ चुके हो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता रहा है, ऑक्सीडेशन के दौरान जो हीट रिमूव होती है उसके दौरान इसका बहुत ज्यादा किरदार होता है। अच्छा, इसी की वजह से, इसी खासियत की वजह से ये आगे क्या कर सकता है, आगे कह रहे हैं कि इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। ये कूलिंग इफेक्ट का काम भी करता है टू प्लांट व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड। कहते हैं ये कूलिंग इफेक्ट का काम करता है जब पानी ट्रांसपायर्ड होता है। इसकी एग्जांपल बच्चों, और ये प्लांट में है, और एनिमल्स में क्या होता है, व्हेन वाटर इज रेस्पायर्ड, क्योंकि प्लांट में ट्रांसपायर्ड होता है पानी, बुखार की शक्ल में ऊपर उठता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें पसीना आता है और रेस्पायर्ड होता है, रेस्पिरेशन की वजह से जो ना वो कूलिंग इफेक्ट करता है। देखें, अगर लाइट गई हो, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ये चलता रहता है गर्मियों में, कि अगर लाइट गई हो आपको फुल पसीना आ जाता है, और फुल पसीना आने के बाद एकदम से अगर लाइट आ जाए, फैन ऑन करे, तो आपको बड़ा ठंडक सा फील होता है। वो ठंडक फील क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं, हम उसमें हमारी बॉडी में पसीना आता है, वो पसीना पानी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते रहते हैं, जब जैसे जैसे वो एवेपोरेट होते रहते हैं वैसे वैसे हम ठंडक का एहसास होता रहता है। इस तरह हम अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में तो ये 24 घंटे होता है। आपको पता है हम तो फैन के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो तो धूप में खड़े रहते हैं, वो तो कभी भी ना उनको फैन की रिक्वायरमेंट होती है, ना उनकी छांव की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको धूप की रिक्वायरमेंट है, और धूप में तो इतना टेम्परेचर होता है, वो फिर भी अपने आप को ठंडा रखते हैं। किस तरह ठंडा रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्रांसपायर्ड करते हैं। वो रूट से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, रूट से पानी को ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको ट्रांसपायर्ड कर देते हैं। ट्रांसपायर्ड करने के बाद फिर वो उनकी जो बॉडी है, जितनी ट्रांसपायरेशन होगी उतना ही उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। इसलिए जो प्लांट है वो पानी के अंदर यानी कि सब धूप में भी क्या करते हैं कि खड़े रहते हैं और ठंडे रहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, एवेपोरेशन होने के लिए ओनली 2 मिलीमीटर आउट ऑफ 1 अब मतलब कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में से 2 मिलीलीटर मामूली सा होता है, तो उसको अगर एवेपोरेशन करना हो तो लोअर द टेम्परेचर रिमेनिंग 998 मिलीमीटर बाय 1 सेल्सियस। जी वो कह रहे हैं कि 2 मिलीमीटर पानी को एवेपोरेशन करने के लिए 1 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है, और बाकी जो 998 मिलीमीटर जो है बाकी पीछे रह जाएगा।
तो इतनी मतलब इसको evaporate करने के लिए इतनी जो ना एनर्जी चाहिए होती है, इतनी जगह। इसलिए क्या करता है, ये कूलिंग इफेक्ट का काम करता है और ये पौधों को और एनिमल्स को ठंडा रखता है सख्त मौसम में भी या सख्त गर्मी में भी। ठीक है, तो बच्चों ये आपको बताया था। तो इस हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपराइजेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने समझना है, बार बार इसको रीड करना है, डेफिनेशन याद करनी है और समझ के इसको करना है। और मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ये भी आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जिनका आंसर मैंने आप सबको बता दिया है। और अगला जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आपको कहाँ पे दिखाई गई है वो हम देखते हैं, यानी कि पानी का ब्रेकडाउन होना, आयंस में कन्वर्ट होना। वाटर इज स्लाइटली आयोनाइजिंग कंपाउंड सिंस द इट आयोनाइज्ड द एक्सटेंट अबाउट द 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज फ्रॉम H2O। जी वो कह रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बच्चों, ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे जो वो ये जो बात लिखी है आपकी बुक में लिखी है, मतलब ये है कि इसको मामूली सा आयोनाइजिंग होने के लिए भी, पानी को आयंस बनाने के लिए भी, मामूली से आयंस बनाने के लिए भी इसको तकरीबन 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसको आयनाइज करने के लिए। द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज, और जब ये आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि रिएक्शन है, ये पानी है और पानी जो है वाटर जो है वो जब आयनाइज होता है तो उसके आयंस बनते हैं, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ये जो आपको यहाँ पे ये जो निशान नजर आ रहा है, ये डबल एरो शो करता है कि अगर ये पानी में आयंस कन्वर्ट हो सकते हैं तो आयंस दोबारा पानी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, देखा ये आगे लिखा है, कहता है ये रिवर्सिबल है बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन इक्विलिब्रियम भी रहेगी, यानी कि बैलेंस लाजमी है इन दोनों में। At 25 सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ each H2, जब 25 सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो बनेंगे और उसके अंदर प्योर वाटर, इस वक्त ये प्योर वाटर पानी जो है वो मौजूद होगा और इस प्योर वाटर के अंदर 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 10 की पावर -7। ठीक है, इसके आयंस के ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखेंगे। The H positive and OH negative affect the take part in many reaction that occur in cells, और कहते हैं कि ये जो जब आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में और इस तरह ऐसे रिएक्शन में जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है, ये भी एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज है। अब हम चलते हैं इसका लास्ट पॉइंट जिसको प्रोटेक्शन में लिखा हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन भी करता है। ये प्रोटेक्शन कैसे करता है ये हम आज पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे करता है। वाटर इज द अफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट होता है चिकनाहट, फिसलना, ठीक है, उसका काम करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज रिजल्टिंग ऑफ फ्रिक्शन, ताकि ये रबर से बचा सके। जैसे कि इसकी एग्जांपल है टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ द आईलिड्स, जब हम आंख को आईलिड्स होती है जो हम आंख को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उस वक्त आप देखते हो कि आप बड़े आराम से इसको ओपन क्लोज कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि हमारी आंखों में टीयर्स यानी कि आंसू होते हैं, वो आंसू क्या होते हैं, वो रबिंग यानी कि रगड़ से बचाते हैं और इस आंख जो है वो महफूज रहती है। बच्चों ये बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेजिन कर लेना कि अगर हमारी आंखों में आंसू ना हो, टीयर्स ना हो, तो आप यकीन करें कि आप अपनी आंख अगर ओपन है तो उसको ओपन रखिए, आप उसको कभी भी क्लोज ना कर सके। ठीक है, क्योंकि क्लोज करते वक्त इतनी रबिंग होगी कि आपको इतनी पेन होगी कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आराम से आंखों को बंद कर सकते हो और आराम से उसको ओपन कर लेते हो। ठीक है, एक तो ये इसकी प्रोटेक्शन। दूसरा वो कह रहे हैं कि वाटर आल्सो फॉर्म लिक्विड कुशन अराउंड ऑर्गन्स, और ये कुशन का काम करता है। तकिया, नरम सा तकिया होता है, लिक्विड का तकिया होता है, उसका ये काम करता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान, ताकि वो झटकों से, या जैसे कि मैं आपको कहता हूँ आपका हार्ट है वो एक जगह पे फिक्स है, ब्रेन एक जगह पे है, तो आप उछलते हो, कूदते हो, झटके महसूस होते हैं आपको, लेकिन वो ब्रेन वहीं पे रहता है। उसकी रीजन क्या है, वो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे टकराता होगा, दिल भी टकराता होगा, लंग्स, किडनी तो टकराते होंगे, लेकिन आपको फील क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके इर्द गिर्द एक हिफाजती लेयर बनाई है जो कि कुशन का काम करती है, पानी की लेयर जो कि कुशन का काम करती है और उनको रगड़ से या फ्रिक्शन से बचाती है। और आपका जो ब्रेन है, आप जितनी मर्जी उछल कूद कर लो, आपका मतलब जो ब्रेन है या आपको कोई कुछ फील नहीं होगा और आप आराम से भाग भी सकते हो
जंपिंग भी कर सकते हो, और ट्रॉमा वगैरह का होता है झटके महसूस होना, झटके भी महसूस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बुक में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे दो चीजें और मेंशन करना चाहूंगा जो कि हमारे पास हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इसको मैं पॉइंट नंबर 6 बोलूंगा, और जो 7 वाला है ऑर्गेनाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पॉइंट नंबर 7 जो आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ना चाहिए, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या कह रहा है। सबसे पहले डिफ्यूजन कह रहा है कि वाटर डिफ्यूज ओनली इटसेल्फ बट आल्सो कॉजेज द डिफ्यूजन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट। वैसे पानी को जो है वो डिफ्यूज करता है, लेकिन इसके आयंस या दूसरी जो सब्सटेंसेस है वो भी डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजन होती क्या है, आगे इसकी डेफिनेशन है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन अप टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अगर आप देखें पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि ऊपर जो है वो हायर कंसंट्रेशन होती है, नीचे जो है वो लोअर कंसंट्रेशन होती है, और पानी जो अपना बैलेंस बरकरार रखता है तो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये पानी की एक खासियत है, और इसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन में आ जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स भी अगर आप रूम के कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो एक कॉर्नर पे करते हो, लेकिन वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसमें मतलब वाकई जिस कॉर्नर पे आपने की वहां पे हायर कंसंट्रेशन थी मॉलिक्यूल्स की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे रूम में फैल गए और उन्होंने इक्वल कंसंट्रेशन रख दी, ठीक है। ये डिफ्यूजन में आ जाता है। तो ये भी एक पानी की खासियत है, और डिफ्यूजन करना, डिफ्यूज करना, तो ये पानी भी करता है, उसके मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, और उसके अंदर जो चीजें सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं वो भी करते हैं। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज ऑयल, यानी कि ऑयल जो पानी में हल नहीं होता, उनकी बात करते हैं। डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, कहते हैं ये पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दें तो फिर तो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होते। तो फिर ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कॉज द वाटर एक्सक्लूड टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस तरह जो पानी है वो क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पानी से दूर भागते होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम द वाटर, यानी कि वो पानी से दूर भागते हैं। सो दे आर रेफर्ड एज द बिग हाइड्रोफोबिक, अगर वो पानी से दूर भागते हैं तो उनके लिए एक टर्म पेश की गई है, और उस टर्म को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, और इसका मतलब भी हम पढ़ते हैं। हाइड्रो मींस आपको पता ही है वाटर है, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस डरना, भागना, ठीक है, डरने वाला। तो इसका मतलब है वाटर फेयरिंग, यानी कि पानी से डरने वाला, पानी से भागने वाला। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये बीमारी भी होती है, बच्चों हाइड्रोफोबिक की बीमारी भी होती है। इसमें यानी कि जो बच्चा है वो फजूल में बस पानी से डरता है, ठीक है, तो ये बीमारी भी होती है, फेयर होता है पानी से डरना। तो यहाँ पे भी वो यही है, हाइड्रोफोबिक विच मींस फेयर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डरने वाला। तो कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं इन वाटर, पानी के अंदर, सॉल्यूशन एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड, और एक दूसरे से ऑर्गेनाइज तरतीब देते हैं। दिस बॉन्डिंग ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, क्योंकि वो पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे होते, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि वो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। वो आपस में बॉन्ड बनाने के बाद फिर वो एक दूसरे का ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे से तरतीब पा जाते हैं, और एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पानी के अंदर ही। तो इसलिए उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। ये हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स है इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बनाएंगे, बल्कि आप वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो पानी बच जाएगा, और जो नॉन पोलर है जैसे कि ऑयल है उसको उसमें डिसॉल्व करेंगे, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, बल्कि हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग बनाएगा, जो उसके खिलाफ इसलिए पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते और ये पानी के ऊपर या तो तैरना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक हमारे पास, और इसको आप याद करना है। अगर किसी चीज की आपको समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दूंगा। बहुत जल्द मैं मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी लेक्चर जो है वो तैयार करने लगा, और आपको मुख्तलिफ अपना जो भी बीमारी के बारे में आपने पूछना हो, जैसे लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो इन बीमारियों के खिलाफ भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनके खिलाफ की वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा उसकी रीजन क्या होती है, अगर लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, रीजन क्या है,
उसको उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है, कौन कौन सी खाना खाना चाहिए, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।